नमस्कार प्यारे पशुपालक भाइयों एवं मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सत्य कृष्णा वेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एलएसडी के बारे में, लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में। जैसा कि सुनने में आ रहा होगा कि यह बीमारी हमारे ग्रामीण अंचलों में हमारे गौवंशों के लिए बहुत ही घातक होती जा रही है आए दिन। तो जानते हैं इस बीमारी के बारे में, इसके बचाव के बारे में, और जिससे हम मदद कर सकें अपने अमूक निस्वार्थ पशुओं की। तो लंपी स्किन डिजीज़ ये एक वायरल पॉक्स है जो एक पॉक्स वेरिडी फैमिली से आती है। वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स और इसका हिस्ट्री तो बहुत पुराना है। ये 1929 में सबसे पहले जाम्बिया में स्प्रेड आउट सबसे फर्स्ट केस इसका रिपोर्ट हुआ था 1929 में। आफ्टर दैट 1943 से 45 के बीच में ये जिम्बाब्वे में इसका स्प्रेड आउट हुआ। फिर उसके बाद 1949 के करीब में ये साउथ अफ्रीका में इसका स्प्रेड आउट हुआ। जिस समय साउथ अफ्रीका में इसका स्प्रेडिंग हुआ उस समय तो 18 मिलियन करीब कैटल अफेक्टेड हुए, जिसमें काफ़ी संख्या में उस समय मृत्यु हुई पशुओं की। उसके बाद 1989 के करीब ये इज़राइल में फैला। तो अपने एशियन कंट्री में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट ये बांग्लादेश में हुआ, जो कि जुलाई 2019 में हुआ था। वहाँ पे ये काफ़ी महामारी के रूप में फैला और वहाँ के सरकार ने काफ़ी वैक्सीनेशन कराने के बाद इसको कंट्रोल में किया। तो हमारे बांग्लादेश से जो नेबरिंग हमारे स्टेट थे लाइक ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया क्यों इन्वेड यहाँ पे हुआ इस वायरस का। उसके बाद ये अपने झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे 2021 तक ये फैला था। हालांकि उस समय इसका स्प्रेडिंग रेट भी कम था और सीवियरिटी भी कम थी, मृत्यु दर बहुत ही कम थी। और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में काफ़ी तीव्र गति से फैला। 2022 की बात है, अप्रैल मई के करीब। और पाकिस्तान में जो इसकी सीवियरिटी रही काफ़ी ख़तरनाक रही, मृत्यु दर भी वहाँ पे ज़्यादा रहा। तो वहाँ से जो समीपस्थ हमारे राज्य रहे वहाँ पे ये टच में आता गया, जैसे कि गुजरात में कच्छ हो गया और बाड़मेर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, ये सब राजस्थान के ज़िले। यहाँ पे इसका स्प्रेडिंग काफ़ी तेज़ हुई और इसकी भयावह रूप काफ़ी ज़्यादा हो गया अपने राजस्थान में। तो पूरे भारतवर्ष में पिछले विगत 3 महीनों में इस एलएसडी बीमारी से जो मृत्यु हुई है अपने गौवंशों के, एक सरकारी डाटा के हिसाब से करीब 50,000 गायों की जान जा चुकी है, जो जिसमें कि अकेले राजस्थान में करीब 25,000 गौवंशों की जान गई है। और देखा जाए तो अब बात करें अगर इसकी मोर्टेलिटी की, तो इस समय इसकी मोर्टेलिटी जो है 5 से 10% है। यानी कि अगर 100 एनिमल अफेक्ट हो रहे हैं तो 5 से 10 पशुओं की इसमें जान चली जा रही है। अब बात करते हैं इसका हम बचाव का। तो इसमें बचाव में सर्वप्रथम हमें आइसोलेशन यानी क्वारंटीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अपने ह्यूमन में जब कोरोना वायरस का स्प्रेडिंग हुआ तो उस समय क्वारंटीन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उसी हिसाब से हमारे पशुओं में भी अगर हमें आपको देखने को मिल रहा है कि कोई एनिमल अफेक्ट है इस बीमारी से, तो सबसे पहले इसको आइसोलेशन करना है। तो अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ में हमारे गौवंशों में, हमारे पशुओं में लक्षण क्या आते हैं जिसके आधार पे हम ये निर्दिष्ट कर सकें कि हमारा पशु एलएसडी के चपेट में आ गया है। सबसे पहला कि शुरुआती लक्षण तो ऐसे होते हैं कि उसमें हमें लम्स भी यानी कि गांठें भी स्किन पे नहीं दिखाई देती हैं। माइल्ड फीवर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में पशु ऑफ फीड हो जाता है यानी चारे से हट जाता है, चारा कम करेगा, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, रूमिनेशन डाउन हो जाएगा उसका, यानी कि जो पशु इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं उनका ओवरऑल प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो फिर उसके बाद सीवियरिटी जैसे ही जैसे बढ़ेगा आफ्टर 2 to 3 डेज़, यानी कि इनका जो विंडो पीरियड एक होता है जिसमें वायरस मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी में, वो 4 से 10 दिन का होता है। तो जैसे जैसे विंडो पीरियड बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमें इसका लक्षण ज़्यादा संख्या मिलने लगेंगे। तो इसके लक्षण में फिर ये देखने को मिलता है कि शुरुआती 2-3 दिनों में तो माइल्ड फीवर रहता है, पशु चारे पे कम आने लगेगा, एनोरेक्सिया कंडीशन हो जाएगा और
मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन क्षमता कम पड़ने लगती है। और दूसरे तीसरे दिन के बाद इसमें फ़ीवर भी आएगा। फ़ीवर इसमें 106 तक जाता है मैक्सिमम, कहीं कहीं माइल्ड फ़ीवर भी मिलता है 103 से 6 के बीच में रहेगा। शरीर पे जगह जगह पे गांठें, लम्प्स दिखने लगेंगी। वो गांठें शुरुआत स्थिति में 2 से 4 सेंटीमीटर की मिलती हैं और धीरे धीरे जब सीवियरिटी बढ़ने लगता है तो वो गांठें फूटती भी हैं। उसमें से अंदर से ब्लीडिंग भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में पस बनने लगता है और वहाँ पे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण वो वहाँ पे पुट्रीफाइड होने लगता है, यानी सड़न होने लगता है पूरी चमड़ी में जगह जगह पे। कुछ सीवियरिटी केसेस में ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें पोस्टमार्टम में देखा गया है कि इनके इंटरनल ऑर्गन में भी ये लम्प्स, ये घाव दिखने को मिले हैं, जैसे लीवर में, लंग्स में और इंटेस्टाइनल के पार्ट में, अपने जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे वुंड काफ़ी ज़्यादा इसके पाए जा रहे हैं, जिसके कारण पशु बच नहीं पाता है, यानी मृत्यु दर इसीलिए इसका इस बार ज़्यादा देखने को मिला है 5 से 10%, क्योंकि इस बार इंटरनल ऑर्गन को भी अफेक्ट किया है इस वायरस ने। नेक्स्ट वीडियो में आप देख पा रहे हैं हमारी ये जो कैटल है इसके डिपेंडेंट पार्ट्स में भी एडिमा हो गया है। ब्रिस्केट रीजन पे आपको एडमेटस स्वेलिंग काफ़ी देखने को मिल रही है। इस केस की सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा रही है, जिसके कारण यहाँ आपको नॉस्ट्रिल में भी अल्सर देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते भर से ये पशु परेशान रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जॉइंट स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। टॉर्सल जॉइंट पे और फेटलॉक जॉइंट पे स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है। बात रही इसके लक्षण की, तो जहाँ भी ये लक्षण हमें दिखे पशुओं में, तुरंत उसका बचाव ये है सबसे पहले कि हमको और पशुओं से उसको आइसोलेट कर देना है। उनका चारा, पानी, सब कुछ हमें अलग बर्तन में उनका करना है, यानी कि अलग उनका मेंजर बनाना है। और जिन पशुओं को एलएसडी के लक्षण आ जाएं, उन पशुओं को हमें अपने अन्य पशुओं से अलग रख के आइसोलेट करना है। उन पशुओं को डेली हमें प्रयास करना है कि उनको नहलाएं, नीम के पत्ते को उबाल के उससे हमें इनको नहलाना है, जिससे नीम में जो अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक सके, उसके नोड्यूल्स के जो इरेप्टेड हो रहे हैं स्किन में उसको रोक सके और वहाँ पे वुंड हील का काम कर सके। साथ में ये देखना है कि और अदर हमारे अगर जानवर हैं तो उनको जू, कलीली, मक्खी, मच्छर, इन सब से दूर रखना है। प्रयास हो सके तो आप बड़ी मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं शेड में, जिससे वहाँ पे मक्खी मच्छर का कम से कम ट्रांसफ़र हो सके, क्योंकि एक पशु से दूसरे पशु में फैलने का सबसे बड़ा मैकेनिकल वेक्टर है। मैकेनिकल वेक्टर में हमारे यही आएंगे, कीट पतंगे आते हैं जो कि पशुओं को, एक पशु से दूसरे पशु पे बैठते हैं, उनको बाइट करते हैं, उनका ब्लड सक करके दूसरे पे जाएंगे, उनको बाइट करेंगे, वहाँ से इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। और बाकी इसके किसी भी पशु के अगर कोई चारा कर रहा है, उसका उसके लार के थ्रू अगर वो चारे में मिक्स हो गया और दूसरा पशु उसको अगर इनटेक कर रहा है तो उसके थ्रू तो फैलेगा ही फैलेगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमें आइसोलेट कर देना है एक पशु को दूसरे पशु से। बाद में आती है बात, ये तो हो गया बचाव का। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें कुछ अपने आयुर्वेदिक प्रिपरेशन भी अपने करने हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल सकेगा, लाइक आंवला का, हल्दी का और नींबू का। जिन पशुओं को हो जाए और जिन पशुओं को ना भी हुआ रहे उनको भी आप 50 ग्राम आंवला, अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनको आप 10 से 15 ग्राम हल्दी, नॉन प्रेग्नेंट है तो आप 25 से 30 ग्राम तक हल्दी आप करवा सकते हैं। साथ में उनके बाल्टी में आप पानी रख रहे हैं तो करीब 5 से 6 नींबू निचोड़ दीजिए, डेली उनको उसका पानी पिलाइए 5-6 नींबू का। इससे विटामिन सी जाएगा। विटामिन सी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, जो कि हमारे आंवले में भी पाया जा रहा है, और हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक तो है ही। तो जैसे ही इस बीमारी का हमें अपने पशुओं में पता लगे, तो साथ साथ ये जो हमें अपना कुछ देसी नुस्खे हैं, अपने आयुर्वेदिक इलाज हैं, इनको साथ में कंटिन्यू करते हुए अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके द्वारा जो भी सुझाव दिया जाए उसको फॉलो करें। इंजेक्टेबल में जो भी वो एंटीबायोटिक्स, जो भी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर और मल्टीवाइट्स बोलें उसको करवाइए। और अगर सीवियरिटी हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकता है। पशु को पूरी तरीके से हील होने में, पूरी तरीके से ठीक होने में इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं। तो जागरूक रहें और अपने पशुओं को इस भयानक बीमारी से बचाएं।
इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।